प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम इस सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास डेरिवेशंस है उनको कवर करेंगे और इससे क्या होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चंस जो होते हैं हमारा मतलब मार्क्स इनके ज़्यादा रहते हैं। कुल मिला के आप जब एग्ज़ाम पेपर देखते हो तो उसमें डेरिवेशन का अहम रोल रहता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 × 3 एटलीस्ट 3 डेरिवेशन हमें मिल जाते हैं तो हमारे ठीक ठाक नंबर स्कोर हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा रखते हुए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम उन्हें कर रहे हैं चैप्टर 1 to लास्ट तक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेशन जब हम करते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों को मतलब ये पता ही नहीं रहता कि क्या करना होता है इसमें। डेरिवेशन का मतलब होता है बेटा, फिजिक्स में आप फार्मूले देखते हो ना, फिजिक्स में आप क्या देखते हो, फार्मूला। तो उस फार्मूले का निर्माण कैसे हुआ है यही डेरिवेशन होता है एक्चुअली। ठीक है ना, तो उसके पीछे हम जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जरूरी क्या होता है, जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स लिखने भी पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं, ये सब करना पड़ता है। तो हमारा फोकस रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस रहे इसमें कि आप बहुत बेहतर कर ले जाओ। देखो, कोई भी डेरिवेशन अगर आप करते हो, डेरिवेशन की रूपरेखा में क्या होता है कि उसमें कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आएगा ही आएगा, जान रहे हो, मैथमेटिकल पार्ट रहेगा उसका। ठीक है ना, मैथमेटिकल पार्ट ये तो बीच में आता, शुरुआत डायग्राम से होती है दोस्तों। अगर आपका डायग्राम सही है तब आप इस पर कुछ काम करते हो। ठीक है ना, और बीच में हमारे पास कुछ वर्ड्स रहते हैं। ठीक है ना, कुछ हमें वर्ड्स लिखने ही पड़ते हैं कि हमने ये मान लिया वगैरह वगैरह। तो ये एक मोटा मोटा तरीका होता है किसी फार्मूले को डिराइव करने का। आप हमारे साथ देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आता हूँ। देखो, एक ये हमारे पास है क्वेश्चन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को लेके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर बहुत लीजेंडरी है। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब का डेरिवेशन करेंगे। तो देखो, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है दोस्तों, जब किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच किसी डायरेक्शन पे, तो वो पार्टिकल क्या करता है दोस्तों, इस तरह से गिरता है। और अगर आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो इस स्पीड से अल्फा एंगल पर, तो साथियों बहुत सिंपल सी बात होती है कि ये वाई डायरेक्शन होती है और ये वाली डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन होती है। तो जिस स्पीड से आप फेंकते हो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, यू कॉस अल्फा और ये वाला होता है यू साइन अल्फा। ठीक है ना, ये दो कंपोनेंट होते हैं और ये पार्टिकल यहाँ तक जाता है। अपने रास्ते में दोस्तों वो एक मैक्सिमम हाइट को टच करता है, मतलब उससे ज़्यादा हाइट उसकी कभी नहीं रहती अपने जीवन में। एक बार वो स्वर्ग तक पहुँचता है फिर नीचे गिर जाता है। अपने रास्ते में दोस्तों वो क्या करता है, एक और काम करता है, वो कुछ हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसे मैक्सिमम हाइट कहा जाता है दोस्तों, एच मैक्स कहते हैं इसको। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आर कहते हैं। अब आर को रेंज कहते हैं, इसे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इस पूरे रास्ते में जो टाइम लेता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हम इस रास्ते का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ये पैराबोलिक रास्ता होता है साथियों। कैसा रास्ता होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है ना, तो ये पैराबोलिक पाथ का डेरिवेशन करेंगे, रेंज का करेंगे। ये आर फार क्या है दोस्तों, रेंज है। ठीक है ना, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट है, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये सारा कुछ करेंगे हम लोग डेराइव। ठीक है ना, तो आपको बने रहना है, बहुत प्यार से चीज़ों को सीखना है, बहुत आसान होता है दोस्तों। अब देखो इसके स्टेप्स कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे दोस्तों, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखा है तो इसी पे आते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल करने के लिए क्या करते हैं, देखो अगर हम मानते हैं कि पार्टिकल किसी टाइम पे x डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो x बराबर क्या हो जाता है, उसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का, और किसी टाइम पे वो इतना x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ना ये जो चीज़ है ये होती है यू कास अल्फा इंटू टी, क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू है वो हो जाती है एक्स बटे में यू कास अल्फा। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें दोस्तों, तो वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल चलता है तो वहाँ पे हो जाएगा यू वाई इंटू टी माइनस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर। सर यहाँ पे वाई कंपोनेंट आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो साथियों y कंपोनेंट इसका देखो, ये हमारे पास क्या है, u साइन अल्फा, जबकि x कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, u कॉस अल्फा है। तो यहाँ पे ना y जो हो जाएगा ये हो जाएगा u साइन अल्फा
इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब हम t की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। अगर t की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग t फ्रॉम, ठीक है मेरे भाई, फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में ना हम ये वैल्यू रख देंगे। देखो आपको घबराना नहीं चीज़ों को, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नया भी हो सकता है। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे मैं समझ सकता हूँ, तो उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें नई भी हो जाती हैं। जो पढ़े होंगे वो उनका तो रिवीजन भी हो रहा होगा और सीख भी रहे होंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जिन डेरिवेशन को मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उन्हें जरूर कर लेना साथियों। और इसमें मैं ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही करा रहा हूं आपको। तो अब t की वैल्यू रख दो मेरे भाई। अब देखो मुझे यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखनी है दोस्तों, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारे पास u साइन अल्फा था, यहाँ पे t था ना, तो t की जगह क्या रख देंगे, u बटे में cos अल्फा, ठीक है ना। एम सो सॉरी, t की वैल्यू क्या है साथियों, x बटे में u cos अल्फा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 g था, t मतलब x बटे में u cos अल्फा का स्क्वायर। अब देखो ये छोटी बात बहुत हो जाती है, ये यू कट जाएगा और साइन बटा कॉस टेन होता है, तो ये हो जाएगा एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे में 2u स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। ये आ जाएगा दोस्तों पाथ ऑफ क्या, प्रोजेक्टाइल। ये क्या आ जाएगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेयर है कि ये डेरिवेशन पूछा जाए, पर यहां से कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड हो गया कि ये पैराबोला का इक्वेशन एक्चुअली होता है, ठीक है। हमारे बोर्ड में ये जानना हमारे लिए जरूरी कि पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये पाथ का तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब साथियों हम लोग क्या करते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब यहां पे मैं कर रहा हूं मैक्सिमम, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करने चल रहा हूं। किसका भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, शुद्ध समझे तो जो हमारा पार्टिकल होता है, प्रोजेक्टाइल जैसे हम फेंकते हैं, जितनी देर वो हवा में रहा उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। डेरिवेशन इसका बहुत आसान है दोस्तों। कैसे, हम डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ जाता है तो इस पॉइंट पे जो होता है मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे अगर टी टाइम ले रहा है तो इसके बाद भी टी टाइम लेता है, मतलब कुल टाइम इसका होता है 2t। तो सर ये टी कैसे निकालते हैं, देखो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। मतलब अगर मैं लिखूं v बराबर u प्लस at, तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, क्या हो जाता है साथियों, ये हो जाता है हमारा कितना, 0। तो यहाँ पे ना मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चूंकि वर्टिकल मोशन हो रही इसलिए मैं gt लगा दे रहा हूँ, a की जगह माइनस g हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है ये 0 हो जाएगा दोस्तों, और ये इसकी स्पीड शुरू में रही थी u साइन अल्फा वर्टिकल वाली, और ये gt हो जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा u साइन अल्फा बाई g, ठीक है ना। और अगर मैं कैपिटल T की बात करूँ तो 2t हो जाता है, ये हो जाता है 2 इंटू यू साइन अल्फा बाई g। आपकी वर्किंग प्रॉब्लम बस इतनी सी है, ठीक है ना, आपके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए बेटा। अब डेरिवेशन के पार्ट पे आप इतना ही करोगे, समझ रहे हो, बाकी आप समझ रहे हो पार्टिकल को फेंका गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा कि आप जब फेंक रहे हो तो u के दो कंपोनेंट हैं, एक u साइन अल्फा है मेरे भाई और एक u कॉस अल्फा है। u कॉस अल्फा कभी नहीं बदलता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद u कॉस अल्फा वही रहता है, u कॉस अल्फा में मेरे भाई कोई चेंज नहीं है, बट ये वाला जो कंपोनेंट है u साइन अल्फा वाला वो 0 हो जाता है फाइनली, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पे साथियों आके हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखो अगली बात होती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना तो आपको डरना ही नहीं है। आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप खुद बताओ, बहुत बेसिक बात है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्यों सर, क्योंकि भैया बात बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी जो है हमारा क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस हमारी रेंज है, स्पीड हमारी u साइन अल्फा है मेरे भाई, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन अल्फा बाई g है। आप मुझसे जरूर ये क्वेश्चन करोगे, सर आप ये बताइए कि ये क्या किए आप। देखो अभी आपने कैपिटल T का डेरिवेशन किया है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम की जगह मैंने कैपिटल T लिया है और स्पीड की जगह मैंने ux यूज किया है। क्लियर है, ये बात है। तो अगर हम इसे पूरा एक साथ लिख दें तो r बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बटे में g। ठीक है दोस्तों, ये जो छोटा सा फार्मूला आप देख रहे हो किसका फार्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है।
तो r बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी और ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा। ठीक है ना। कभी कभी हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहता है मैक्सिमम रेंज का डेरिवेशन करो। ठीक है मेरे भाई, मैक्सिमम रेंज का डेरिवेशन करो। तो उस केस में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम रेंज निकालोगे तो यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी और यहाँ पे जो साइन 2 अल्फा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि और चीज़ों पे तो आपका कंट्रोल है नहीं, ग्रेविटी पे या स्पीड पे जो आपने एक बार दे दी है उसको। तो साथियों साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, आपको भी पता है साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो मैक्सिमम रेंज आप लिख देना यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब यहाँ पे 2 अल्फा हमारा 90 पड़ जाएगा बच्चों, और अल्फा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, या पाई बाई 4 इसे हम बोलते हैं बाई रेडियन। समझ रहे हो, कांड खत्म कर दिया मैंने। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया बच्चों, आपको पीछे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब मैक्सिमम हाइट की भी बात कर लेते हैं, क्या पता हमारे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है ना, चांसेस हैं। तो साथियों अब बात आती है मैक्सिमम हाइट की। ठीक है ना, तो मैक्सिमम हाइट इज नॉट अ बिग डील, इसको तो आप कर ही लोगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, देखो मैं आपका एक सेशन ला रहा हूं, मैंने ऐसा सोचा है कि जिसमें मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, आप कमेंट करना क्या ये आप सभी बच्चे सेशन अटेंड करना चाहोगे, जिसमें मैं चाह रहा हूं कि आपको लगभग 10 घंटे में लाइव पूरा कंप्लीट करा दूं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सारे कॉन्सेप्ट पूरे फिजिक्स के जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर करेंगे वन शॉट टाइप का। ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना बेटा। खैर मैक्सिमम हाइट की बात अगर करें बच्चों हम, तो मैक्सिमम हाइट सच में इसका डेरिवेशन मुझे अच्छा लगता, जब मैं तुम्हारी तरह 11th में था तो लगभग 5 बार अपने टीचर से पूछा था कैसे करें सर कैसे करें। तो सर ने कहा इसमें करना ही क्या है। सर ने कहा कि देखो भैया यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का अगर आपको डेरिवेशन करना जो कि h है साथियों, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हो कि अगर हम इक्वेशन लगाते h बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बात बहुत सिंपल है, h इसकी जगह आप h लिख दोगे। ठीक है ना, या आप ऐसे लिखो ना मेरे भाई, आप बेसिक सेकेंड इक्वेशन लगाते हो s बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप अगर y डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप क्या चलोगे, y डायरेक्शन में आप h चल रहे हो, और यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो यू आई है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये g माइनस का हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप u साइन अल्फा लिखोगे, t की वैल्यू कितनी है u साइन अल्फा बाई जी। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, यहाँ से यहाँ तक के टाइम का मैंने डेरिवेशन ऑलरेडी कर लिया है कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम u साइन अल्फा बाई जी है। ऑलरेडी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, ये लिंक चीज़ है, या तो आप याद रखो और या तो आप क्या कर सकते हो, जो ड्राइव भी कर सकते हो। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 जी, टी की वैल्यू कितनी है u साइन अल्फा बटे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा u साइन अल्फा और बटे में हो जाएगा हमारा u साइन अल्फा बाई जी। ठीक है ना, और इसका स्क्वायर मेरे भाई। तो अगर आप इस छोटी सी चीज़ को सॉल्व कर लेते हो तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा मेरे भैया बटे में 2g आ जाएगा। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों इसे भी उतने ही प्यार से सीखना जितने प्यार से आपने पिछला वाला कंप्लीट किया। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी डेरिवेशन बड़े मस्त तरीके से आ गया होगा। हाँ ये घटा लेना आप, यहाँ पे देखो जब घटाओगे ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, ये हो जाएगा 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जो है जी हो जाएगा। तो जब आप घटाओगे तो हाफ यहाँ पे लग जाएगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं, एक लाइन आप इसमें आगे इंक्लूड कर लेना। ठीक है बच्चों, घटा लो, सिंपल सा एक्सप्रेशन। अब मेरी बात आती है भैया कि अब हम किस में चले जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब हम चले जाते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में। ठीक है ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैं आपको बताता हूं। देखो जो हमारा चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स ना, रोटेशनल डायनेमिक्स हमारा जो चैप्टर है, मतलब जिसमें रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में कुछ डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से वाले रोटेशनल वाले पार्ट में मैं कवर करना चाह रहा हूं आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जैसे इसमें टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है सच में दोस्तों, और जी इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, या एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा वाला भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, आई ओमेगा वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट है और एक ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसे मैं सिखा दूंगा, बता परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, आगे आपको हेडिंग्स मिलेंगे, परेशान नहीं होना। और कौन सा इंपॉर्टेंट है सर मेरे लिए, और बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम, ठीक है ना, और एक हमारी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप अगर पिछले ईयर के पेपर्स देखोगे, जैसे 2023, 24, 25 के पेपर देखोगे, तो अब एक क्वेश्चन पूछने लगा है इस वाले चैप्टर से, डेरिवेशन में लांग में 5 मार्क्स में कौन सा पूछने लगा है, वो पूछने लगा है दोस्तों कि चाहे आप रिंग ले लो, ठीक है ना, चाहे आप डिस्क ले लो, चाहे आप स्फेयर ले लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डिराइव करके बता दो। तो जैसे पिछले 2 सालों में डिस्क और स्फेयर पूछा गया है, मैं स्फेयर का रिसेंट करा दूंगा, आप उसी तरीके से यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। तो चलो एक एक डेरिवेशन को करते हैं, थोड़ा मन बना के करना, क्योंकि आपसे जब मैं मिल रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं कंटेंट पे आ गया हूँ, तो आपसे उतनी वार्ता तो मेरी नहीं रही है, लेकिन आप सारी चीजें अगर फॉलो करोगे तो नंबर आपके अच्छे आएंगे दोस्तों, वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब भाई आ ही जाते हैं, हम कांड करना शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सर किस नाम से डेरिवेशन पूछा जाएगा, इसका एड्रेस क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो डेरिवेशन का नाम है वो है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। इसको कहेगा कि ये जो आएगा डेरिवेशन, ये आएगा टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क एंड एसिलरेशन रिलेशन, एसिलरेशन रिलेशन, एसिलरेशन रिलेशन, इस नाम से ये पूछा जाएगा, विश्वविख्यात है ये। तो आ जाओ करते हैं भैया क्या कांड कर रहा है। देखो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा साथियों। क्या बनाना पड़ेगा? एक ही पेज पे मैं इसे कर दूंगा, परेशान बिल्कुल ना होना। इसके लिए आप एक फिगर बनाओगे और फिगर में आप मान लेना मेरे भाई कि यहाँ पे कोई मास m1 है, यहाँ पे कोई मास m2 है, यहाँ पे कोई मास m3 है, यहाँ पे ऐसे करके आपका कोई मास यहाँ पे लास्ट वाला मैं मान ले रहा हूँ कि mn है, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई? mn है। आप इस तरीके से इतना तो दिखा ही सकते हो एटलीस्ट कि m1 है, m2 है, m3 है, mn है। और दोस्तों यहाँ पे ना ये o एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट कोई रॉड है वो घूम रही है, एक रॉड है। अब इस रॉड में जो मासेस सन्निहित है, मतलब मासेस जो अलग अलग डिस्टेंस पे वो r1 डिस्टेंस पे हैं, ये दोस्तों किस डिस्टेंस पे? r2 डिस्टेंस पे है। ये किस डिस्टेंस पे मेरे भाई? ये r3 डिस्टेंस पे। और ऐसे बहुत सारे हैं, लास्ट वाले को मतलब n वाले, nth वाले पार्टिकल को हम ले ले रहे हैं rn डिस्टेंस पे, ठीक है। तो साथियों आप ना यहाँ परेशान ना होना, बहुत सिंपल है। अगर कोई रॉड है और वो ऐसे करके जो है हमारी घूम रही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है कि इस पे टॉर्क लग रहा होगा भाई, बिना टॉर्क के तो कोई चीज घूमेगी नहीं। तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, ठीक है ना, आप लिखोगे टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क, ठीक है ना, ऑन मास m1 कितना लग रहा होगा? मास m1 पे टार्क ये लग रहा होगा टाउ1 इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है, इस पे फोर्स F1 और इसकी डिस्टेंस क्या है? R1 है। अब दोस्तों आप जानते हो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एसिलरेशन। बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एसिलरेशन। पर पहला वाला पार्टिकल तो इसका एसिलरेशन A1 हो जाएगा और ये हो जाएगा R1। अब टाउ1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो m1, और यहाँ पे जो a1 होता है वो r1 अल्फा के बराबर होगा, यहाँ पे r1 हो जाएगा। आप साइड में लिख लेना a1 बराबर होता है r1 अल्फा ना, क्योंकि a बराबर r अल्फा होता है, अल्फा सबका सेम रहेगा। तो दोस्तों आपका जो टाउ1 है ना वो हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना, ये आपका आ गया। तो आप लिख देना सिमिलरली, सिमिलरली, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली, ठीक ना, सिमिलरली जो हमारा हो जाएगा टाउ2 कितना हो जाएगा? m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। टाउ ऐसे करके हमारा टाउ3 क्या हो जाएगा? m3 r3 का स्क्वायर अल्फा, और डॉट डॉट अगर हम टाउ n निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा mn rn का स्क्वायर अल्फा। तो कुल जो टार्क इस पे लग रहा होगा ना वो बराबर हो जाएगा टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 टाउ n की। तो ये हो जाएगा दोस्तों m1 r1 का स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि सारे पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है अलग अलग के अपने अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही टॉर्क वहां पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो अब टार्क नेट जो होगा सब जो है एक सम हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे साथियों आपको भी पता है अल्फा कॉमन है, और यहाँ पे आपको बहुत प्यार से दिख गया होगा ये क्या चीज है? ये है दोस्तों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस।
अबाउट द रोटेशन एक्सिस, ठीक है ना। ये जो चीज लिखी हुई है दोस्तों, मैं इसको अलग से नहीं लिखना चाहता। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशन एक्सिस। ये क्या लिखा है साथियों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, इनर्शिया अबाउट रोटेशन एक्सिस, अबाउट रोटेशन एक्सिस। और रोटेशन एक्सिस आप देख रहे हो कौन सी है, रोटेशन एक्सिस कौन सी है सर, बहुत सिंपल है दोस्तों, यही वो रोटेशन एक्सिस यहीं से पास कर रही परपेंडिकुलर और रॉड इसके अबाउट घूम रही है, ठीक है ना, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों आई। बच्चे को ये बात पता होगी, इसे क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई कहा जाता है। सो हमने आपके लिए डिराइव करा दिया टाउ बराबर आई अल्फा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। हाँ, हो सकता है आपके एग्जाम में अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी से रिप्रेजेंट किया हो, तो मेरे भाई सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू आई, अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है ना। तो आप यही डेरिवेशन कंप्लीट करोगे, चाहे ये वाला दोनों एक ही है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो होती है दोस्तों वो डी ओमेगा बाई डी टी होती, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। कभी कभी यहाँ डी टू थीटा अपन डी टी टू हो जाता है, दैट्स वो डिफरेंट है, ऐसे ही है, मतलब वो भी मुद्दा। तो अब प्यारे साथियों हमारे पास अगली बात आ जाती है, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमारे पास आ जाता है डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है मेरे भाई, डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये डी थोड़ा सा इधर भाग गया। तो डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। ये कौन सा रिलेशन है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये रिलेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये हमें कह रहा है कि भैया तू डेराइव करके दे दे मुझे, क्या दे दो, कि L इज इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा। एंड ट्रस्ट मी प्यारे बच्चों, अगले इसी एक दो पेज में आप मेरे साथ डेराइव कर चुके होंगे L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी है, आई उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा है एंगुलर स्पीड, जबकि बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। तो प्यारे बच्चों मैं हर केस में एक रॉड बना के समझाता हूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। अब देखो साथियों, यहाँ बात बहुत सिंपल है, ये रोटेशन एक्सिस है और ये बॉडी ऑब्वियसली मासेस से मिलके बनी होगी। तो इसके जो मास है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये m1 मास है, ये m2 मास है, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, और आगे चल के लास्ट मास को मैं, बहुत सारे मासेस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पर इस वाले को मैं mn मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब मासेस के नंबर नाम लिख दो, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 है, और ये आगे करके डॉट डॉट ये लास्ट वाला mn मास है, ठीक है। इनके जो डिस्टेंसेस हैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो r1 है मेरे भैया, ये वाली जो है r2 है मेरे भैया, और ये वाली लास्ट वाली मैं इस तरीके से rn ले रहा हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे मासेस, उनकी अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बात बहुत सिंपल है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये बॉडी जो है ना ओमेगा स्पीड से घूम रही, किस स्पीड से घूम रही, एंगुलर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही, तो आपको भी पता है कि पहला पार्टिकल भी घूम रहा है, दूसरा भी घूम रहा है, तीसरा भी घूम रहा है, हर कोई रोटेट कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ, देखो पहले का अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो ये हो जाएगा मूवमेंट, पहले का मोमेंटम और उसकी डिस्टेंस। पहले का मोमेंटम कितना हो जाएगा, पहले का मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 r1, ठीक है, बात बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम बराबर पहले बॉडी का मोमेंटम, कई मासेस से मिलकर बनी बॉडी। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जो v1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो r1 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो L1 बराबर हो जाएगा m1, v1 की जगह लिख देंगे r1 ओमेगा, यहाँ पे r1। अब देखो L1 बराबर ये क्या हो गया, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, तो यहाँ पे लिख देना सिमिलरली, ठीक है ना दोस्तों, सिमिलरली, ठीक है ना। देखो मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ना अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो कंटेंट दो जो आपको एग्जाम में करना है और आपको समझ में आए बेहतर तरीके से। तो मेरा अप्रोच यही है। दूसरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ये पहले का निकाल लिया, दूसरे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। और ऐसे ही कितने का निकालोगे, अपने जीवन भर निकालते ही रहोगे, तो यहाँ पे mn rn का स्क्वायर ओमेगा, जीवन भर ऐसे ही थोड़ी ना लिखते रहोगे। अब सारा जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका खेल फिनिश करना है, तो आपको यहाँ ऐड ऑन तो करना ही होगा, L1 L2 एंड डॉट 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 Ln। तो अब आप इसको लिख दो, ये हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, ये हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर ओमेगा। तो ये L बराबर हो जाएगा, ओमेगा कामन ले लेना, अंदर बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर
प्लस मान लो अगर जरूरत पड़ती तो ऐसे रहन दो, आगे डाट डाट करके काम चला देंगे, लास्ट वाला लिख दो mn/rn का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो L बराबर, अब देखो फिर मुझे बताना ना पड़े प्लीज, आप मेरे साथ हो, गवाह हो, अभी पीछे ये चीज कितनी आई थी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी अबाउट रोटेशन एक्सिस। ठीक है मेरे भाई, अबाउट रोटेशन एक्सिस, अबाउट रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस के अबाउट ये बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो ऐसे में प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा और ये चीज़ हो जाएगी आई। तो कर दिया ना डेरिवेशन, बोला था ना कि एक से मैक्सिमम 2 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक का काम फिनिश। अब हमारे पास क्या है रिलेशन, देखो अब हमारे पास है दोस्तों प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, बात बहुत सिंपल है कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, तो इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। व्हेन, ठीक है ना, व्हेन, ठीक है ना, नेट टॉर्क ना, नेट टॉर्क ऑन एनी रोटेटिंग बॉडी, ऑन एनी रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, ठीक है ना, इज जीरो, इज जीरो, ठीक है ना, देन ठीक है ना, देन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व्ड, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है ना, बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत सिंपल बात है, किसी भी रोटेशन एक्सिस के अबाउट अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है तो उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है साथियों। क्या से, देखो आपको पता है ना कि हमारे पास सिंपल सा बात है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। जी सर पता है, तो टाउ इज इक्वल टू इसे लिख देना आई डी ओमेगा बाई डी टी, लिख दोगे, यस। देखो एक और चीज आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जो हमारा टाउ होता है ना वो किसके बराबर होता है, डी एल बाई डी टी के बराबर होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, यस भैया सही बात कर रहे हैं। टाउ किसके बराबर होता है, डी एल बाई डी टी के बराबर होता है। मतलब सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही टार्क कहलाती है। अगर दोस्तों ये टार्क जीरो हो जाए, अगर ये टॉर्क जीरो हो जाए, ठीक है ना, इफ अगर टार्क जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि डी एल बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा। अब आप बेसिक कंसेप्ट समझो अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल जीरो हो जाएगा ना। आप इंटीग्रेशन अगर पढ़े हो मुझसे बेसिक क्लासेस में तो एक और लाइन बना दो, इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड ना, तो ये dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। और इधर देखो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं इधर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, इधर क्या हो जुड़ जाता है, एक कांस्टेंट। मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कांस्टेंट हो जाएगी। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। मतलब एंगुलर मोमेंटम बिकम्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। जिन्हें ये कठिन लग रहा है वो एक काम कर लेंगे, बहुत आसानी से करना चाह रहे हो आ जाओ करके बताते हैं। दूसरे तरीके से कर लेना, ये सेकंड मेथड है। जिन बच्चों को ये हार्ड लग रहा है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड मेथड है बेटा। सेकंड मेथड क्या है इसकी, सेकंड मेथड ये है ना बच्चों, अगर आप सेकंड मेथड से करोगे थोड़ा आसान है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन से अगर बचना चाह रहे हो तो ऐसे कर लेना। कैसे कि आपने कहा कि सर आपके अकॉर्डिंग टाउ बराबर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी होता है, ऑन एन एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस तो मैं कर नहीं रहा। अब टाउ क्या है बेटा, जीरो है। अगर मान लो टाउ की वैल्यू जीरो है, बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो है, तो यहाँ पे डेल्टा एल बटे में डेल्टा टी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ज़्यादा फील देगा, जीरो। इसका मतलब इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो डेल्टा एल बराबर जीरो हो जाएगा। डेल्टा एल क्या होता है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर जीरो। मतलब एल फाइनल बराबर एल इनिशियल, ले जो बाद में एंगुलर मोमेंटम वही पहले एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि देखो बेटा अगर आपको डेल्टा एल लिखा गया तो डेल्टा एल का तो मतलब होगा ना फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यही तो डेल्टा का मतलब होता है, डिफरेंस। तो साथियों ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड मेथड से। अगर आपको जो पसंद आए वो कर लेना बच्चों, ठीक है ना, दोनों सही। ये देखो पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का भी हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना बच्चों। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक रैंडम ऐसे ही कोई बॉडी खींच के बना दे रहा हूँ। ये देखो ये कोई रैंडम ऐसे ही बॉडी है, ये बहुत सारे मासेस से मिलके बनी हुई है,
ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो पहले इसकी रोटेशन एक्सिस में सेट करता हूं, इसकी फील्डिंग सेट करता हूं। ये इसकी हो गई दोस्तों रोटेशन एक्सिस, क्या हो गई इसकी रोटेशन एक्सिस हो गई। ये क्या हो गई साथियों मेरे, इसकी रोटेशन एक्सिस हो गई, ये इसकी रोटेशन एक्सिस हो गई। ठीक है सर, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे, क्लियर। किस स्पीड से घूम रही कुछ भी है, ये रोटेशन कर रही है, ठीक है ना। ये रोटेशन एक्सिस है, क्या है दोस्तों, रोटेशन एक्सिस है, ठीक है ना। इसी के पैरेलल मैं एक और एक्सिस बना देता हूँ, आप परेशान नहीं होना, इसी के पैरेलल प्यारे बच्चों मैं एक और एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है ना, ये वाली एक्सिस बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। या आप यहाँ पे ना किसी को कुछ नहीं मानो, यहाँ पे आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, दो पैरेलल एक्सिस है, ठीक है ना। ये जो एक्सिस है दोस्तों वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, ये एक्सिस किससे जा रही है, सेंटर ऑफ मास से जा रही है। तो इस एक्सिस का स्पेशल नाम भी लिख दो, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक ना, मास एक्सिस, ठीक है ना दोस्तों। और ये उसकी कौन सी एक्सिस है बेटा, पैरेलल, आपका फिगर बोलेगा भैया पैरेलल एक्सिस है। ये क्या प्यारे बच्चों, आपकी पैरेलल एक्सिस। इन दोनों एक्सिस के बीच की जो गैपिंग है प्यारे साथियों वो डी के बराबर है। इन दोनों एक्सिस के बीच का जो गैप हो किसके बराबर है, डी के बराबर है। अब जरा समझो, जरा सोचो, जरा दिल को थामो कि अगर यहाँ पे कोई मास है लेट से दोस्तों, तो ये मास क्या है, एम है सपोज, ठीक है ना। ये मास क्या है, एम है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे, आर। m1 मास है अगर ये, तो r1 डिस्टेंस पे। अब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, अगर मैं कह दूं कि I, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस, अगर मैं लिखूं I पैरेलल एक्सिस ना बेटा, I पैरेलल एक्सिस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जितने भी मास हैं बॉडी के उनका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे अगर मैं समझूं कि पैरेलल एक्सिस कितना हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर मैं लिख रहा हूं आई ना, आई मतलब टोटल मूवमेंट ऑफ एनर्जिया, टोटल मूवमेंट ऑफ एनर्जिया। यहाँ पे मैं एक्सिस के नाम लिखूंगा तो आपको ज़्यादा टच करेगा ये पॉइंट। यहाँ पे बेटा मैं पी पी डैश लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और इसे मैं लिख रहा हूँ सी सी डैश, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो बेटा अगर मेरे को आई पी पी डैश निकालना है, कुल मूवमेंट ऑफ एनर्जिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, जो कि हमारी जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस के पैरेलल है, तो आप लिखोगे कि समेशन ऑफ, ठीक है ना, ऑल द मासेस, ठीक है ना, किसके अबाउट, सिंपल अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे r प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आई पी पी डैश है प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ m, और यहाँ पे से ओपन कर दो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, आई पी पी डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम डी का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं क्या कांड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किसे बाहर लिया, ये भी आप देखना, 2d को मैं बाहर ले रहा हूँ, समेशन ऑफ एम आर, ठीक है ना। देखो साथियों, एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट जो होता है, बॉडी के सारे पार्टिकल का मूवमेंट सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी साथियों जीरो, और ये सबका मास मिला के टोटल मास हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, सी सी डैश हो गया। और ये चीज़ क्या हो गई, समय सिग्मा एम की वैल्यू कैपिटल एम हो जाएगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी जीरो। तो फाइनली देखो मैंने बहुत ब्रीफ में आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है, बहुत जो है आसानी से मैंने आपको सारी बातें बता दी कि आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। रही बात अगर आपका 11th में कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो भी आप इसे आराम से कर सकते हो। कैसे, देखो अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट निकालते तो उन सारे पार्टिकल का समेशन होगा, इसीलिए मैंने समेशन वर्ड यूज़ किया। अब मान लो कि ये इंडिविजुअल कोई पार्टिकल है हमारा, ये कोई इंडिविजुअल हमारा पार्टिकल है दोस्तों, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल कोई पार्टिकल है, ऐसे ही एक पार्टिकल है m, तो हमने जनरल में लिया है। अब ये समेशन बता रहा है कि इसमें जितने पार्टिकल हैं मैंने सबके साथ ये ट्रीटमेंट किया है, तब ये चीज़ आई है। खैर ये आपका, आई थिंक आपको ये आ गया होगा साथियों। अगला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये एक्सिस थ्योरम क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये एक्सिस थ्योरम ये कहती है दोस्तों कि मान लो अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, हमारे पास कोई क्या है दोस्तों, बॉडी,
और यहाँ पे ना हमारे पास दो एक्सिस हैं। कौन कौन सी सर दो एक्सिस हैं, जरा बताइए। एक एक्सिस, दो एक्सिस इसके प्लेन में है, ये दोनों एक्सिस इसके प्लेन में है, और एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। एक एक्सिस आप देख सकते हो यहाँ पे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो आई थिंक ये आपको विजुअल होगा, एक बार मैं देखता हूँ कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से कोई सीन है कि ये वाली जो एक्सिस है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं प्यारा सा एक्स एक्स डैश एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्स डैश है। और ये वाली एक्सिस दोस्तों वाई वाई डैश है, ठीक है ना, सॉरी जेड जेड डैश है, ठीक है ना। ये एक्सिस कौन सी है? जेड जेड डैश है, और ये वाली जो है वाई वाई डैश है, ठीक है मेरे भाई। अब ये थ्योरम कहती क्या है दोस्तों? ये थ्योरम ये कहती है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस के अबाउट होगा वो बराबर हो जाएगा जो रिमेनिंग दो एक्सिस बच रही हैं उसके प्लेन में, उसके जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के। है शानदार कॉन्सेप्ट कि अगर आप जेड जेड के अबाउट निकाल रहे हो तो एक्स और वाई का आपका जो है सम हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों, ये थ्योरम इसका प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आई जेड जेड क्या है? तो आई जेड जेड डैश क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ बॉडी ऑफ बॉडी, ठीक है दोस्तों, अबाउट, ठीक है, अबाउट अबाउट, ठीक है ना, अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, ठीक है ना, वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ। और जो आई एक्स एक्स डैश है दोस्तों वो क्या है? उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्स डैश एक्सिस। ऐसे ही दोस्तों आई वाई वाई डैश क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट, ठीक है ना, यहाँ पे वाई वाई डैश एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ क्या कठिन है? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे दिया जाता है? इसका प्रूफ कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान देना आप बस कि इसका प्रूफ कैसे हम देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आप। इसका प्रूफ कैसे देते हैं दोस्तों कि मान लो कि हम ऐसे इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, ऐसे एक प्लेन बना के समझाते हैं, लेट से थोड़ा मोटा कर देते हैं, ऐसे एक प्लेन बनाते हैं दोस्तों, ठीक है जी। अब अगर प्लेन बना रहे हैं, एक्सिस दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप मुझे समय देंगे कृपया, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों ये हमारी जो है एक्सिस हो गई, क्लियर है, ये हमारी क्या हो गई? एक्सिस हो गई। अब यहाँ पे ना आप ऐसा समझो कि आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस हमें निकालनी, ये डिस्टेंस हमें क्या करनी है? निकालनी। मतलब ये आर है और यहाँ पे एक पॉइंट है एम, एम पार्टिकल है कोई, और ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। तो अगर मैं आई जेड जेड डैश निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारा आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में, वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आई जेड जेड डैश होगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप जान रहे हो एक्स वाई प्लेन में अगर हम इमेजिन करें तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आई जेड जेड डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। दोस्तों आप कहो भले इसको, पर इतना याद रखना ये है हमारा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, आई वाई वाई डैश, और ये है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। अब देखो जो एक्स है वाई वाला हो जाएगा, वाई वाला एक्स हो जाएगा। तो साथियों ये जो आएगा फाइनल हमारा टच आई जेड जेड डैश बराबर हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, ठीक है ना। ये इतना हमें करना है, हमारी वर्किंग प्रोसीजर इतनी ही होगी। लेकिन आप इसे अगर 3D में बना रहे हैं तो और भी बेस्ट है, वहाँ पे आपको आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर दिखे भी तो वो और बढ़िया है, कोई दिक्कत बात नहीं। अगर आप नहीं भी दिखा पा रहे तो आप इतने स्टेप्स पे अपना काम चला ले रहे हो, अगर ये आपको थ्योरम आ गई वो भी 5 मार्क्स में प्रूफ करने को। तो साथियों अगली बात हमारी क्या होती है? अगली जो हमारा अगला डेरिवेशन है वो है, हम एक आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं डेरिवेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, समझ रहे हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये एक करा दे रहा हूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है दोस्तों, इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। अब ये थोड़ा आपको हार्ड सेक्शन में लग सकता है पर आप ध्यान दोगे तो ऐसा नहीं होगा। साथियों अगर हमारे पास एक
अच्छा खासा चौड़ा गोला है और ये सॉलिड है, तो ऑब्वियसली दोस्तों इसका कोई सेंटर होगा ना, इसका कोई सेंटर होगा और इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे भैया हम, अगर ये घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट तो कैसे निकालेंगे। देखो इस स्फेयर को आप बहुत सारी डिस्क से बना हुआ मान लो, ये डिस्क जो होंगी दोस्तों कहाँ से कहाँ के बीच में होंगी। देखो ये ओरिजिन हो गया साथियों आपका, ये क्या हो गया ओरिजिन हो गया, मतलब ओ हो गया, और इधर हमारा जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 0, -r, और इस वाले यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो 0, +r, रेडियस टू रेडियस चले गए। अब समझो ये बहुत सारे डिस्क से मिलके बना होगा और ये जो डिस्क होंगे वो समझना हमारे लिए बहुत आसान है। एक डिस्क मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, एक डिस्क दोस्तों यहाँ पे, मैं थोड़ा और पतला बनाता हूँ तो आपको क्लियरली दिखे। एक डिस्क मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई डिस्क है और ये डिस्क जो है दोस्तों इसकी रेडियस पहले हम निकालते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे डिस्क से मिलके बना है ऐसा हम मान सकते हैं। तो देखो ये इसकी ये तो बड़े वाले स्फेयर की रेडियस हो गई जो कि हमारी R है। अब देखो छोटे वाले स्फेयर की रेडियस ये हो जाएगी और जो कि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दें तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस इसके बराबर होगी। ये r है और ये यहाँ से जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैं y ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी हमारी, ये बचेगी r² - y²। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। अगर ये y हो गया तो ये हो जाएगा r² - y²। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट अगर हम निकाल रहे हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, ठीक है ना। अब देखो इस टोटल मास क्या है स्फेयर का, टोटल मास ऑफ स्फेयर, ठीक ना, लॉजिकली देखना ये M है, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है दोस्तों स्फेयर का, वॉल्यूम हमारा 4/3 πr का क्यूब, ठीक है, 4/3 πr का क्यूब है। अच्छा सर यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ जो है इसकी डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, m में वॉल्यूम 4/3 πr का क्यूब, और इसे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3m में 4 πr का क्यूब। थोड़ी सी चीज़ें गायब लगेंगी अगर आप मन नहीं बना के देखोगे तो। सर आप कर क्या रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है। हम इस छोटे से पतले से डिस्क का, इस डिस्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये डिस्क बहुत मोटा नहीं है दोस्तों। इस डिस्क की जो डेप्थ है ना वो dx के बराबर है। तो मैं इस डिस्क के मास को निकालने में इंटरेस्टेड हूं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में इंटरेस्टेड हूं। अगर मैं इन दोनों चीज़ों में सफल रहा, समझ रहे हो, अगर मैं इन दोनों चीज़ों में सफल रहा तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों में सफल रहा है मास निकालने में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर मैं इंटीग्रेशन करके ऐसे बहुत सारे डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं बहुत इजीली, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों इसे अगर हमें कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे देखो अब इसका मास ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा। अगर मुझे मास ऑफ डिस्क निकालना है, मास ऑफ डिस्क, तो मास ऑफ डिस्क कितना होगा, मास ऑफ डिस्क हो जाएगा वॉल्यूम डिस्क का कितना होगा पाई, और जो हमारा डिस्क है उसकी रेडियस कितनी r² - y², वो भी अंडर रूट में साथियों। इसका हो जाए, ये तो एरिया हो गया। अब एरिया के साथ अगर आप लेंथ की गुणा कर दोगे क्योंकि dx इसकी लेंथ है तो ये मास हो गया, और यहाँ पे हम रो का गुणा कर देंगे। तो इस डिस्क का जो हमारा मास आया जो कि बहुत कम है दोस्तों dm ना, यहाँ पे इस डिस्क का जो मास आ रहा है वो कितना हो जाएगा, ये मास हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा पाई, ठीक है ना, r² - y², ठीक है जी। अच्छा ये जो इसे dx लेना सही नहीं है, इसे dy ले रहे हैं क्योंकि y डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये dy हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखना r² y² और यहाँ पे dy, और यहाँ पे ना ये हो जाएगा 3m में 4 पाई, ठीक है ना, और r का क्यूब। बहुत आसानी से, जैसा मैंने बताया था डेंसिटी है और ये वॉल्यूम हो गया हमारा, वॉल्यूम में भी ये एरिया और ये हमारी जो है विड्थ। समझ रहे हो साथियों, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब अगर ये dm आ गया तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, वो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। यही तो हमने पढ़ा आज तक कि r² dm के बराबर होता है। अब कितनी हमारी जो डिस्टेंस है इस डिस्क की दोस्तों, तो इस डिस्क की जो डिस्टेंस है वो हमारी है y², यहाँ पे dm हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑब्वियसली हम -r to r करेंगे। ये बात थोड़ा सा समझने वाली है, ठीक है ना,
ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, और इसको हम जो घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं साथियों, तो इसे कैसे सॉर्ट करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हमें इंटीग्रेशन को सॉर्ट करना है। तो माइनस आर टू आर हो गया, ये वाई स्क्वायर डी एम हो गया, सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो क्या आता है रिजल्ट, क्या रिजल्ट हम ला पाते हैं, 2/5 एम आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओके है, डीएम की वैल्यू रखते हैं दोस्तों। तो अगर मैं डीएम की वैल्यू रख रहा हूं तो ये आर बड़ा हो जाएगा एक्सप्रेशन आर टू आर, और ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, और डीएम की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन आपको काट रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आपको करना होगा बच्चों। अगर आप क्वालिटी के साथ समझौता करते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। सर अब ये थोड़ा सा हट कर दीजिए, चलो कर देते हैं इसको। तो बेटा ये वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखो, ये हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मैं इधर कर ले रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा, देखो कांस्टेंट बाहर कर देते सीधा, 3m/4 पाई आर स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये चीज़ तो हमारी बाहर हो गई। हाँ यहाँ पे ना मैं एक और बात बता दूँ कि पाई पाई तो उड़ ही जाएंगे, पाई से पाई हमारा उड़ ही जाएगा। तो ये जो बाहर होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये 3m/4r का क्यूब, ये कांस्टेंट दिख रहा है मेरे को, और तो कुछ दिख नहीं रहा। अंदर हमारा हो जाएगा माइनस आर टू आर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा अंदर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे डी वाई। अब ये है तो बड़ा सा, लेकिन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3m/4r का क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन में एक रूल होता है, ठीक है ना, इसका डबल कर देते हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह से रहे तो डबल कर देते हैं, तो हमारा ये एक लिमिट आसान हो जाती है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब कितना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं समझ सकता हूँ कि आप होप छोड़ रहे होगे कि सर इतना बड़ा बड़ा आएगा इंटीग्रेशन। हाँ भाई अब हम क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे आ जाएगा 4r का क्यूब, और इधर क्या रह गया दोस्तों, यहाँ पे रह गया 2, ठीक है भैया, सबको लपेटो मित्र, और ये हो जाएगा 0 to r। अब देखो इंटीग्रेशन मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फालतू का टाइम नहीं अपने पास। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो y का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, एक पेज और लिखना पड़ेगा, 0 to r, ठीक है ना, ये 0 to r, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डी वाई। अब देखो अब की बार मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3m में, ये हो जाएगा 2r का क्यूब, और इसे हम कंप्लीट अब करते हैं। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर वाई माइनस वाई का क्यूब बाई 3, ठीक है ना, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, या आप ऐसे भी कंप्लीट इसको कर सकते हो, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर वाई का क्यूब बटे में 3, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0 to r, इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, 0 to r करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वाई स्क्वायर आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, और इस वाले का अगर आप करोगे तो ये पावर 4 तक जाएगा, अगर ये पावर 4 तक जाएगा दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा y की पावर 5/5, और इसे भी हमें करना पड़ेगा 0 to r तक, तो 0 वाला तो वैसे भी खत्म है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3m/2r का क्यूब मेरे भाई। अंदर देखते हैं r अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा r की पावर 5/3, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट r की पावर 5/5 यहाँ पे हमारा आ चुका पहले ही। तो कितने का फ़र्क आ रहा है, तो ये अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा 3m/2r का क्यूब, और साथ में अंदर हमारा बचेगा 3 ये हो गया और 2 ये, तो ये हो जाएगा 2r की पावर 5 और बटे में 15, ठीक है ना, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, हाँ तो 5 ये 3 ये, हाँ हमारे हिसाब से ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है साथियों। और ये कितना आ गया, अगर ये कंप्लीट हुआ तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3m/r की पावर 5 बटे में 15r का क्यूब। अब देखो ये आ चुका है दोस्तों 1/5 और ये हो गया है mr का स्क्वायर, बट वी आर स्टिल सर्चिंग 2, यहाँ पे हम 2 को सर्च कर रहे हैं, और वो 2 गया कहाँ पे गया,
तो दोस्तों ये तो ठीक है, हमने और कहीं पे मिस किया है क्या? 2 को देख लेते हैं, कहीं पे हमने 2 को मिस किया है? नहीं, यहाँ पे नहीं मिस किया 2 को। और कहीं पे हमारा 2 मिसिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिसिंग है। और पीछे कहीं पे मिसिंग है 2? डेंसिटी में तो नहीं मिसिंग है? नहीं जी, डेंसिटी में भी नहीं मिसिंग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ना कोफिशिएंट 2 का आना जरूरी था, यहाँ पे 2 हमारा बचा रहेगा। ठीक है, 2 हमारा एक आना चाहिए। एक 2 से तो 2 कट गया, एक 2 हमारा जो होता है रहना चाहिए। यहाँ पे 2/5 MR² होता है। खैर ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखो ये छोटा सा डेरिवेशन, वो थोड़ा सा लंबा था, ये छोटा डेरिवेशन है, ठीक है ना। इसको हमें कैसे करना है बेटा, ध्यान से देखना, इसे कैसे कंप्लीट करना है। देखो आप जानते हो कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अब आपको पता है कि कोई m मास की बॉडी है तो उस पर फोर्स mg लगता है ऑब्वियसली, और इसे न्यूटन बाबा ने बताया कि ये g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी बटे में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो दोस्तों ये दोनों फोर्स के ही फार्मूले और इन दोनों को आपको बराबर कर देना है। तो GME बटे में RE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे mg के बराबर। ठीक है, तो ऐसे केस में साथियों ये जो हमारे पास है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये m से m कट जाएगा तो ये हो जाएगा GME बटे में RE का स्क्वायर स्मॉल g। तो देखो कहीं ना कहीं कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपको रिलेशन आ गया। साथ में आप देखो जो g है ना, रेडियस हर जगह अर्थ की इक्वल नहीं है, वो इक्वेटर पे, ठीक है ना, जो अर्थ हमारी है वो इक्वेटर पे ऐसे थोड़ा सा है और पोल्स पे जो है रेडियस कम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि पोल पे क्या होता है, पोल पे रेडियस ऑफ अर्थ हमारी क्या करती है, वो कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है ना। और जो हमारा इक्वेटर होता है दोस्तों, इक्वेटर की अगर मैं बात करूँ, इक्वेटर, ठीक है ना भाई, तो इक्वेटर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा होती तो जी की वैल्यू हमारी कम होती। क्योंकि अगर हम अर्थ के बारे में करें प्रोडिक्शन तो कुछ ऐसा हमें समझ में आता है ना अर्थ का, ठीक है ना। इलिप्टिकल मैंने बना दिया कंप्लीट। तो ये दोस्तों यहाँ पे रेडियस हमारी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ये पोल है साथियों, और ये क्या है, इक्वेटर वाली लाइन है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से हमारे MCQ भी बन सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, क्यों पोल पे ज़्यादा होती है, क्यों जो है इक्वेटर पे कम होती है, ये चीज़ आप याद रखोगे। अब दोस्तों यहाँ पे ना वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट है, तो बहुत आसान है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो आप ये बात तो जानते हो कि mg बराबर हमारा होता है GMEM बटे में RE का स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम कुछ हाइट पे जा रहे हैं दोस्तों, अगर हम कुछ हाइट पे जा रहे हैं तो जो हमारा g रहेगा वो बदल के mg डैश हो जाएगा, और जो हमारा ये कैपिटल M है, अर्थ का मास तो बदल नहीं रहा है और ना ही यही मास बदल रहा है। अब हमारी डिस्टेंस बढ़ जाएगी h हाइट पे, अगर हम चले जाएं तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगर साथियों मैं भाग दे दूं ना, मैं डिवाइड कर दूं, किसको, डिवाइडिंग 2/1, ठीक है ना, डिवाइडिंग, ठीक है मेरे भाई, 2/1, अगर मैं 2 को 1 से भाग दे दूं बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा साथियों हमारा जी डैश बाई जी हो जाएगा। और यहाँ से देखो अगर आप दूसरे में पहले का भाग दोगे तो जी डैश बाई जी उस साइड आएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो ऐसा अगर हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा आर ई का स्क्वायर, ठीक है भैया। इस तरीके से अगर आप भाग दे रहे हो, इसका इसमें भाग दोगे तो आर ई प्लस एच का ये होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो जी डैश बटे में जी जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, अगर अंदर डाल दे तो 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं प्यारे साथियों, क्या हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं क्या, नहीं अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। खैर देखते हैं। जी डैश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा जी डैश बराबर हो जाएगा जी, इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे में, ठीक है ना। यहाँ पे भाग दे के हमें दिखाना पड़ेगा वरना क्लियर नहीं होगा। अब अगर भाग दे रहे हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा एम जी डैश, नीचे में हो जाएगा एम जी, यहाँ हो जाएगा जी एम ई एम बटे में आर ई प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो आर ई स्क्वायर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा जी एम ई एम, ये मिस हो रहा था। चलो अब गायब करो, फटाफट गायब करो, ये पूरा गायब हो गया बच्चों। अब यहाँ से क्या आ गया, जी डैश बटे में जी, और इधर क्या हो गया बच्चों, ये आ गया आर ई का स्क्वायर बटे में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। क्या कर सकते हैं अब हम,
अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि जी डैश बराबर हो जाएगा जी आर ई का स्क्वायर बटे में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सो लास्ट लाइन में लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, जी डैश बराबर जी, ठीक है ना, आर ई को नीचे भेज दिया तो ये हो गया आर ई प्लस एच बटे में आर ई का स्क्वायर। थोड़ी मैथ आप जानो जरूर प्लीज़, इतनी मैथ तो आप कर ही लोगे, नीचे आर ई को डाल के। तो यहाँ पे जी डैश बराबर हो जाएगा बेटा जी, ओहो, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा जी, और अलग अलग डिवाइड कर देना तो 1 प्लस एच बटे में आर ई हो जाएगा प्यारे साथी। क्या से हो गया सर? हो गया, डिवाइड कर दिया। अब अगर हमारा ये चीज़ जो है बहुत कम होता है तो वैसे केस में दूसरा आता है, पर खैर ये वेरिएशन आपको समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों डेप्थ के साथ वेरिएशन। तो वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे करते हैं, जी का जी डैश रिलेशन, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो धरती की सरफेस पे तो आप एक बात जान रहे हो कि एम जी डैश बराबर धरती की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे एम जी बराबर हो जाता है जी एम ई एम बटे में आर ई का स्क्वायर। अर्थ की सरफेस में डी डेप्थ अगर आप चले जा रहे हो तो अब जी डैश, जी चेंज होके जी डैश हो जाता है, कैपिटल जी तो बदलेगा नहीं, अर्थ मास भी अर्थ का बदल जाएगा, क्योंकि तब इफेक्टिव मास हमारा क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। अगर धरती की आप गहराई में चले जाओगे तो उस पर अगर कोई मास जो होगा उस पर फोर्स का ये एक्सपीरियंस अलग होगा। ठीक है सर। अब बेटा अगर मैं इन दोनों का डिवाइड लगा रहा हूं उसी तरीके से, ठीक है ना, यहां मैं लिख दे रहा हूं डिवाइडिंग 2/1, ठीक है ना, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1 मेरे साथियों, तो आप उसी तरीके से आ जाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा जी एम जी डैश बटे में एम जी मेरे प्यारे साथियों, और इस साइड आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे आप लिखोगे जी एम ई डैश एम बटे में आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, इसमें डिवाइड लगा रहे हो, आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा जी एम ई एम, ठीक है। अब देखो यहाँ से कट कौन सकता है, जी और एम कट गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात थोड़ी बड़ी हो गई, जी डैश बटे में जी बराबर हो गया यहाँ पे एम ई डैश का स्क्वायर बटे में एम ई, ठीक है साथियों, एम ई डैश का स्क्वायर बटे में एम ई, और क्या बच रहा है, यहाँ पे बच गया दोस्तों आर ई का स्क्वायर बटे में आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब हम इसे कैसे आसान करें, कैसे छोटा करें, क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ना एम ई डैश की वैल्यू रख देते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे आप, देखो जी डैश बटे में जी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एम ई डैश बटे में एम ई है, और क्या है एक बार और देख लेते हैं आपके लिए हम, आर ई का स्क्वायर बटे में आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर बटे में आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो साथियों जो m है ना, जो एम ई है, धरती का मास हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब इंटू उसकी डेंसिटी अर्थ की, और जो एम ई डैश हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब, और डेंसिटी तो सेम ही है, डेंसिटी तो क्या है, सेम ही है। तो यही चीज मिसिंग था यहाँ पे, तो जी डैश बटे में जी बराबर हो जाएगा, अब देखो ये चीज तो आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एम ई डैश बाई एम ई साइड में निकालूंगा आपके लिए तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर ई माइनस डी का क्यूब बटे में हो जाएगा दोस्तों आर ई का क्यूब, ठीक है ना, आर ई का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब रहेगा, ठीक है भाई। तो अब देखो ये चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आर ई माइनस डी का क्यूब बटे में यहाँ पे हो जाएगा आर ई का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आर ई का स्क्वायर बटे में यहाँ हो जाएगा आर ई माइनस डी का स्क्वायर। इसे छोटा कर दोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आर ई माइनस डी और नीचे हो जाएगा आर ई, ठीक है ना। तो जी डैश बटे में जी किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर हो जाएगा आर ई माइनस डी बटे में आर ई, ठीक है ना। तो आ तो गया हमारा, जी डैश बटे में जी बराबर हो जाएगा आर ई माइनस डी बटे में आर ई, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा आर ई बाई आर ई माइनस डी बाई आर ई, थोड़ी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देना, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी 1 माइनस डी बाई आर ई। ये डेरिवेशन भी आई थिंक आपको आ गया होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ हो रही है थोड़ा सा कि चीज़ें जो है ना हो सकता है आपको ब्लर जा रही हो अगर आपने 11th ठीक से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, बिकॉज बेटा हम सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कवर करें, तो आप सारे स्टेप्स अगर फॉलो करोगे, आप अगर नए स्टूडेंट हो, नहीं मुझसे पढ़े हो, कोई बात नहीं है, देखो तो एक बार सच का सामना तो करो, समझो तो आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ना हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। देखो जब इसका डेरिवेशन करते हैं, जब भी कोई सैटेलाइट जो होता है सन के चारों ओर जो हमारा घूम रहा है या हमारा अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है ना, जो हमारे पास आर्टिफिशियल है,
तो उसके साथ हम क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं? उसके साथ हम कॉन्सेप्ट ये समझते हैं दोस्तों कि देखो, जो हमारा कोई सैटेलाइट घूम रहा होता है, उस पे जो फोर्स लग रहा होता है वो कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस बात को मैं समझाने पे आपको आ जाऊं तो एक बार पहले ऑर्बिट बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पे मैं ऑर्बिट बना दे रहा हूँ बेटा। मान लो कि यहाँ पे मैंने धरती को सेंटर में रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जिसका मास है m, और वो जिस रेडियस में घूम रहा होगा, ऑब्वियसली ये रेडियस आर ई प्लस एच हो जाएगी, क्योंकि कुछ हाइट पे होगा। अब चीज़ों को मैं बड़े वे में समझा रहा हूँ थोड़ा सा, इतना छोटा तो हम धरती बना नहीं सकते, पर समझा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लगेगा उस पर फोर्स, ठीक है ना। क्या फोर्स लगेगा? देखो, आप जानते हो कि दो बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर हो जाता है, आर ई प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी, और ऑर्बिटल में घूम रहा है, नीचे हो जाएगा आर ई प्लस एच। आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ये होता है। तो आर ई प्लस एच की एक पावर कट जाएगी, एम भी कट जाएगा, तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी एम ई, ठीक है दोस्तों, और नीचे हो जाएगा आर ई प्लस एच, एक पावर बचेगी। देखो, कोई भी सैटेलाइट इतना हाइट पे नहीं रहता कि जितनी धरती की त्रिज्या है। धरती की त्रिज्या 6400 किलोमीटर रहते, एच लगभग नेग्लेजिबल है। सो दोस्तों यहाँ पे ना हम एच को लगभग नेग्लेजिबल अगर समझे तो वी नॉट का स्क्वायर बराबर जी एम ई बटे में आर ई हो जाएगा। तो जो आर्बिट्रल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट जी एम ई और बटे में आर ई, ठीक है ना। जी एम ई दोस्तों होता है जी आर ई स्क्वायर के बराबर, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी ये। तो इसे अगर सॉल्व करें दोस्तों, वी नॉट बराबर हो जाएगा जी आर ई, ठीक है ना, अंडर रूट में। देखो इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है नियर अर्थ सरफेस के, ये कितनी आ जाती है, अंडर रूट जी आर ई। अगर कोई बच्चा इसे सॉल्व करना चाह रहा है तो कर भी सकता है, कठिन बिल्कुल नहीं। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो, अगर किसी बच्चे ने जी की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 यूज़ कर ली, ये हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, 6। तो ऐसे में बेटा 64 का 8 हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो पावर 3 हटाओगे तो किलोमीटर आ जाएगा, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है नियर अर्थ सरफेस, ठीक है ना। बट अगर किसी बच्चे ने जी की वैल्यू, मैं सच बता रहा हूँ, 9.8 रखी, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है लगभग 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आई एम नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है ना, कि इतने तेजी से कोई सैटेलाइट घूम सकता है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारा डेरिवेशन कंप्लीट ओके हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, आप जो है यहाँ तक आ सकते हो, आप यहीं पे स्टॉपेज ले सकते हो। अगर डेरिवेशन में सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं पूछा है तो आप यहीं पे रुक जाना, या आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पे अंडर रूट लगा के दिखा देना। अगर हमारी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ पे आओगे, ठीक है बेटा, और यहाँ पे भी आओगे। तो ये सारी स्टेप्स मैंने दिखाए हैं। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर डेरिवेशन कह के छोड़ रहा है तो आप यहाँ पे छोड़ो, या यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। किस केस में छोड़ सकते हो बेटा? आप उस केस में छोड़ सकते हो जब वो कहे कि ज़्यादा हाइट पे, तब हाइट को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ये फंडा फॉलो किया कि भैया देखो रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मुझे जो है एच को नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। अब प्यारे साथियों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है रिलेशन, अगला है दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है ना। यंग मॉडुलस का हमें जो है मतलब वो पता करना है कैसे इसका डिटर्मिनेशन होता है। तो दोस्तों देखो, बात बहुत सिंपल है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपके पास एक वायर है साथियों, तो बहुत सिंपल सा इसमें फंडा लगाओगे कि अगर कोई वायर है तो इस पे आप कोई ना कोई वेट लटकाओगे डेफिनेटली। तो जो वेट लटकाओगे mg लटका दिए आप, ठीक है ना, और इसकी जो रेडियस होगी वो r होगी, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब बताओ इसकी अगर लेंथ l है और थोड़ी देर बाद ये l प्लस डेल्टा l पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि इसकी ये खींचेगा। तो दोस्तों देखो, आप जानते हो स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन ना, स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन ही होता है हमारा यंग मॉडुलस ना, यही होता है हमारा यंग मॉडुलस, ठीक है ना। गामा या वाई आप लिखते हो, जो भी लिखो। तो गामा स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स बटे में एरिया, और बटे में स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आप समझ रहे हो प्यारे बच्चों, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हमारा होता है डेल्टा एल बाई एल। तो देखो एफ की वैल्यू क्या है mg है, एरिया की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर है, ये क्या है डेल्टा एल बाई एल है। इसे सॉर्ट करोगे तो ये हो जाएगा mg l बटे में पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल।
अब आप जैसे भी इसे समझते हो कंप्लीट जरूर कर लोगे। ये फोर्स की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी सारी बात कि कैसे निकालते हैं। तो आपको अगर ये आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको लेट करके कंप्लीट कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो डेरिवेशन यंग मॉडुलस को डिटरमाइन करना अगर तो हम इस तरीके से करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर, ठीक है दोस्तों। ये भी हम कंप्लीट करेंगे कि एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है किसी स्ट्रेस्ड वायर में। अब साथियों देखो देखो ध्यान से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर कोई वायर है और आपने इस वायर को खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ऑब्वियसली आपने स्ट्रेच किया, आप इसमें एनर्जी डाल रहे हो, एनर्जी लगा के वर्क कर रहे हो तो वो एनर्जी स्टोर्ड हो जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो एंग मॉडुलस है वो गामा है, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो गई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें कि हमें इसका एनर्जी का फार्मूला मिल जाए। तो दोस्तों देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अगर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँगा, बिना फोर्स के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, बिना फोर्स के कुछ होगा नहीं। और इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया तो होगा ही, वो ऑलमोस्ट हम सिमिलर ही मान के चलते हैं। तो अगर इस पे ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसका कुछ एरिया है तो इसमें स्ट्रेस आएगा। अच्छा सर ठीक है, तो हम कैसे करें सर। देखो आप जानते हो दोस्तों फोर्स बटे में एरिया बराबर हमारा होता है स्ट्रेस। क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस। तो जो मेरा फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो, एरिया इंटू स्ट्रेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस। अगर मैं छोटा सा वर्क डन निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा भाई, छोटा सा वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी एक्स। अगर छोटू सा खींचूँ तो पूरा वर्क डन कितना होगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ डी एक्स का, और मैं पूरा खींच रहा हूँ 0 से डेल्टा एल तक। अब ये फोर्स क्या होगा सर, भैया देखो फोर्स बराबर क्या है, बात बहुत सिंपल है कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एल, फोर्स की वैल्यू है ए इंटू स्ट्रेस के बराबर, ठीक है दोस्तों, किसके बराबर है, ए इंटू स्ट्रेस और इंटू डी एक्स। अब ये कंप्लीट ही होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा एल मैंने नहीं पुट किया तो ये कंप्लीट होने वाला दोस्तों। वर्क डन हमारा जो आ रहा है ये 0 टू डेल्टा एल जा रहा है मेरे भाई, 0 टू डेल्टा एल जा रहा है। और ये चीज़ें मानी हमने कैसे मानी है, ये एल प्लस डेल्टा, स्मॉल एल मान लो प्लीज़, इसको डेल्टा एल को स्मॉल डेल्टा एल मानो, क्योंकि पहले भी यही लिए हो आप, यहाँ पे भी आप स्मॉल डेल्टा एल लो, यहाँ पे भी आप स्मॉल डेल्टा एल, कंप्लीट ही होने वाला दोस्तों। अब देखो हम जानते हैं कि जो हमारा गामा होता है वो स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन के बराबर होता है, वो स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन के बराबर होता है, स्ट्रेन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूँ दोस्तों तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या है दोस्तों, ये है गामा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेस की जगह गामा डेल्टा एल बाई ए इंटू, ठीक है ना, गामा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं dx कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई, क्या कर दूंगा, dx कर दूंगा। आप इसे देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको dx कर लिया, ठीक है। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और छोटी सी बात यहाँ पे बन सकती है, एक छोटी सी और क्या बात बन सकती है कि जो मेरा स्ट्रेन है ना वो स्ट्रेन कितना आ जाएगा दोस्तों, किसी टाइम पे अगर वो x खिंचाव है उसमें, तो अगर x खिंचाव है तो मेरा स्ट्रेस ये भी तो हो सकता है, क्या, ये हो जाएगा x बाई गामा इंटू एक्स बाई एल ना, गामा इंटू एक्स बाई एल। तो यहाँ पे मैं जो एरिया ले रहा हूँ और जो मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, स्ट्रेस की मुझे वैल्यू मजबूरी में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखो इसे मैं लिख रहा हूँ 0 टू डेल्टा एल, ए स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई है वहाँ से, ये आ गई है गामा एक्स बटे में एल, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। अब देखो इसे मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, गामा ए को मैंने बाहर लिख लिया, एल को भी मैंने बाहर ले लिया, ये एक्स, यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे डेल्टा एल। तो दोस्तों इसे मैं सॉल्व अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा गामा ए बटे में एल इंटू, ये हो जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है ना, डेल्टा एल का स्क्वायर फाइनली आ जाएगा। इतना आ गया भैया। तो अगर ये इतना आ गया दोस्तों गामा एल, ठीक है ना, क्या आ गया वर्क डन, ये आ गया गामा एल, ठीक है ना, देख लो एक बार फिर से अच्छे से, गामा ए बटे में एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, गामा एल सॉरी यार, गामा डेल्टा एल क्या है, गामा ए बाई एल, गामा ए बाई एल,
गामा ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 भी हमारा मिसिंग ही है, 2 भी हमारा यहाँ पे क्या है मिसिंग, यहाँ 1/2 भी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1/2 भी आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो ओ डब्लू बराबर आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा गामा ए। ठीक है ना, अब सुनो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं एक डेल्टा एल बाई एल यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दूँ, मतलब एक एल मेरे को और सेट करना पड़ रहा है, और ये वॉल्यूम के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू गामा इंटू ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया दोस्तों स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, स्ट्रेन का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। देखो अब ये बहुत तरीकों से लिखा जाता है, आपके एग्जाम में कौन सा आ रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन या फिर यंग मॉडुलस के टर्म में, जो भी है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के वे में है तो भी आप कर सकते हो इजीली। ठीक है बेटा, तो यही था ये डेरिवेशन। अच्छा हाँ, जिसको नहीं समझ में आया हो एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ कैसे सर ने किया होगा, तो इसे x²/2 सर ने ले लिया, और ये लिमिट 0 से डेल्टा एल है, तो यही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे सॉल्व होके आई हुई है, अगर ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आ रहा है। खैर अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं भैया, ठीक है ना। अब हमारे पास है बेटा डेरिवेशन एट अ डेप्थ इन अ लिक्विड, मतलब P बराबर रो जी एच वाला। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान है साथियों, बस आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर कैसे सीखेंगे, देखो सिखा तो मैं दूंगा ही। अगर कोई कंटेनर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, जो ऊपर से हमारा क्या है, ऊपर से हमारा क्या है साथियों, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ओपन है ऐसे, और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ, क्या भरा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ, ठीक है ना, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ, और मुझे पता करना कि भैया इस पॉइंट पे कितना प्रेशर। तो मैं बहुत इनफाइनिटेसिमली वेरी स्मॉल फ्लूइड बॉडी ले लेता हूँ दोस्तों, और इसे मैं किस शेप का ले रहा हूँ कि आपको मजा आए, इसे मैं सिलेंड्रिकल शेप का एक फ्लूइड बॉडी यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसे समझ लो आप। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूं बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लग रहा होगा फोर्स, क्या लग रहा होगा, इस बॉडी का वर्टिकल फोर्स जो होगा हमारा mg नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, लिक्विड बॉडी का। एक और बात है कि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा होगा P1, ठीक है ना, और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा होगा P2 पड़ रहा होगा, और इसका जो एरिया है वो A है। तो दोस्तों देखो ये फ्लूइड बॉडी अगर बैलेंस में है, तो देखो P1 ये तो नीचे दबा रहा है उसको, ऑब्वियस सी बात है, mg भी नीचे दबा रहा है दोस्तों, बट P2 ये इसको उठा रहा है, चल बेटा उठ जा, चल बेटा उठ जा, ठीक है, चल बेटा उठ जा, बॉडी बैलेंस है, तो बेसिक मैकेनिक्स का इक्विलिब्रियम लगा दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P1 माइनस P2, ठीक है ना, अब एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि P1 इधर है P2 इधर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको अच्छे से लिखूँ दोस्तों, तो P2A माइनस P1A बराबर हो जाएगा mg के। बहुत सिंपल ना, बहुत सिंपल, ठीक है सर। अच्छा ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो एरिया होगा कुछ ना तो कुछ होगा, इस बॉडी का एरिया कुछ ना तो कुछ होगा। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे P2 माइनस P1 लिख दूँ और यहाँ पे एरिया लिख दूँ, किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। अच्छा m किसके बराबर होता है दोस्तों, m कितने के बराबर होता है, तो ऑब्वियस है दोस्तों कि यहाँ पे P2 माइनस P1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ पे a हो गया, और m मतलब मास, मतलब क्या होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दोस्तों, ठीक है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब देखो ये बात हमारे पास खत्म होने वाली है, तो P2 माइनस P1 बराबर हमारे पास हो गया दोस्तों, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो, और यहाँ पे ना मेरे पास हो जाएगा वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ बेटा, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ। क्या, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया P2 माइनस P1, यहाँ पे एरिया, और यहाँ पे मेरे पास हो गया रो, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है रो Vg, ठीक है बेटा, रो Vg। अब देखो बॉडी का वॉल्यूम पता है कितना हो जाएगा, बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, AH2 माइनस AH1। कैसे सर, देखो अगर आप देखो यहाँ तक की अगर डेप्थ मेरी कितनी है, यहाँ तक की डेप्थ मेरी H1 है, और यहाँ तक की डेप्थ बेटा मेरी कितनी है, H2 है ना, तो मैं अगर इसे मान रहा हूँ इस तरीके से, तो AH2 मतलब इतना सिलेंड्रिकल में से इतना घटाऊंगा तभी इसका वॉल्यूम आ पाएगा, इन क्लियरिटी। तो यहाँ पे मैं इसे कैसे कंप्लीट करूँगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 इंटू A,
बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रो और ये हो जाएगा AH2 माइनस H1 और यहाँ पे G। तो यहाँ पे ए कट जाएगा, P2 माइनस P1 बराबर क्या हो जाएगा, रो H2 माइनस H1 इंटू G। अगर आप बेटा सरफेस पे आ गए, अगर आप सरफेस पे आ गए, ठीक है ना, एट अगर आप सरफेस से नाप रहे हो कोई चीज़, ठीक है ना, अगर आप सरफेस पे चले गए और वहाँ पे नाप रहे हो, मतलब वहाँ से कुछ नाप रहे हो, तो आप कह सकते हो कि सर H1 हमारा 0 कर दे, तो वहाँ पे प्रेशर भी ख़त्म हो गया। और आप H2 को आप H ले लो दोस्तों, और P2 को आप P ले लो। ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर रहे हो स्पेशल, तो ये हो जाएगा P माइनस 0 इज इक्वल्स टू रो, यहाँ पे H माइनस 0, यहाँ पे G, तो P बराबर रो जी H हो जाएगा। ये फ्लूइड प्रेशर होता है। खैर, इसे और आसानी से भी डिराइव किया जा सकता था, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है। अब साथियों, अब हमारे पास और कौन सा काम रह जाता है भैया, हमारे पास सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन के अलावा विस्कस फोर्स का अभी हमारे पास है मुद्दा। तो बेटा विस्कस फोर्स क्या होता है, देखो जब हमारा कोई भी फ्लूइड आगे की तरफ फ्लो कर रहा होता है तो उसकी लेयर बाय लेयर स्पीड जो होती है ना, वो अलग अलग होती है, और दो लेयर के बीच जो कॉन्टैक्ट होता है वहां पे फ्रिक्शन बनता है, जैसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर ये अपर लेयर है तो इसकी स्पीड अगर v प्लस डेल्टा वी एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी स्पीड v प्लस डेल्टा वी है तो ऑब्वियसली इसकी इस लेयर की स्पीड v होगी। अच्छा, इसकी हाइट, ये जो हाइट है दोस्तों, अगर ये z है और ये वाली जो यहाँ पे है z प्लस डेल्टा z है, तो मैं आपको बताऊं कि दो लेयर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा होता है बच्चों, पता है वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स इनके कांटेक्ट एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। सर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती है वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये इसके भी प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है ना, और ये विस्कोसिटी कॉफिशिएंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं इन सब को मिला देता हूँ तो, और ये F बराबर हो जाता है, F प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा, ठीक है ना, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। तो F बराबर हमारा हो जाता है किसके प्रोपोर्शनल, A डेल्टा V बटे में डेल्टा Z के। तो दोस्तों F बराबर हो जाता है ईटा, ठीक है ना, डेल्टा ईटा A डेल्टा V बटे में डेल्टा Z, ठीक है ना। ये बात आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये विस्कस फोर्स लगता है दो लेयर के बीच में, दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस ऑब्वियसली डेल्टा Z है, और उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो A है, और यहाँ पे ईटा को विस्कोसिटी कॉफिशिएंट कहते हैं। ये विस्कस फोर्स है, ठीक है ना, ये क्या है, विस्कस फोर्स है। तो ये चीज़ हमारी होती है विस्कस फोर्स। अब बात आती है कि विस्कस फोर्स ऐसे कुछ एक्ट करता है, इसका दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो कुछ और ही होता है। मतलब क्या है, विस्कस फोर्स एक और होता है दोस्तों। सर दो होता है, नहीं बता रहा हूँ। अगर बेटा किसी लिक्विड में, ठीक है ना, कोई बॉल गिर रही होती है, ठीक है ना, अगर किसी लिक्विड में कोई बॉल गिर रही होती है, ये कोई लिक्विड है और इसमें कोई बॉल गिर रही है, ठीक है मेरे भाई, तो ये जो बॉल होती है इस पे जो फोर्स लग रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, वो प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी कॉफिशिएंट के, वो प्रोपोर्शनल होता है बॉल की स्पीड के, वो प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों रेडियस ऑफ बॉल के। तो F को अगर हम माने तो R ईटा V के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फोर्स हो जाता है हमारा 6 पाई R ईटा V, कांस्टेंट लगाने के बाद इतना आता है। तो दोस्तों ये जो फोर्स है ना, ये किसी फॉलिंग बॉडी पे लगता है, और जैसे मान लो कि एक ग्रीस का बहुत बड़ा कंटेनर है और उसमें तुमने छोटी सी कांच की बॉल डाल दी, अब वो धीरे धीरे नीचे बैठेगी। पानी में कोई बॉल डालोगे थोड़ा फास्ट जाएगी क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, एयर की विस्कोसिटी बहुत कम है, उसमें ज़्यादा स्पीड से जाएगी। तो ये फोर्स जो होता है ना, डिपेंड करता है कि साइज भी क्या है और विस्कोसिटी कॉफिशिएंट भी क्या है, मतलब जो मेरा विस्कस मटेरियल है, जो मीडियम है, वो कितना ज़्यादा जो है विस्कस है, ठीक है ना, कितनी विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है। अब बात दोस्तों है कि हमारी एक टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। टर्मिनल वेलोसिटी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जा सकती। टर्मिनल वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि जब किसी लिक्विड में या जब किसी फ्लूइड में कोई बॉल गिरती है दोस्तों ना, तो उसके साथ बहुत बड़ा कांड होता है। क्या कांड होता है सर? उस बॉल के साथ ये कांड होता है कि पहले उसकी स्पीड क्या होती है पता है? पहले शुरुआत में जब बॉल गिरती है
तो बॉल के बारे में आप देखो, बहुत बेसिक मैकेनिक्स से अगर मैं आपको समझाऊं, बहुत डिटेल में नहीं, अच्छे से लेकिन समझाऊं, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर कोई भी बॉल अगर पानी में गिर रही है तो एक स्पीड से गिरेगी, ठीक है, बट उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे mg लगेगा नीचे, और इस पे ऑब्वियसली एक बायंसी फोर्स लगेगा बेटा, बायंसी फोर्स ना। और बायंसी फोर्स किसके बराबर होता है? बायंसी फोर्स बराबर होगा कि इस लिक्विड का जो है हमारा कितना डेंसिटी है, इस बॉल का कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना, और साथ में दोस्तों ये हो जाता है जी, ये बायंसी फोर्स लगेगा, और इस पे एक विस्कस फोर्स जो लगेगा Fv वो लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं कि जो हमारा अब देखो यहाँ पे होता क्या है, शुरुआत में जो होता है कि ये विस्कस फोर्स, ये जो बायंसी फोर्स होता है ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, ये भी लग रहा है। अब पहले क्या होता है, ये कम होता है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और एक टाइम के बाद क्या होता है दोस्तों, ये बैलेंस होने लगता है। पहले देखो शुरुआत में क्या होता है ना, शुरू में जो हमारा ये mg पूरा है, ये Fv और ये जो हमारे पास रो Vg है ना, इनका जो आपको मिल रहा है पूरा, इनसे कोई वो नहीं होता, मतलब ये ज़्यादा होता है तो बॉल गिरती है तेज़ी से, बट एक टाइम आता है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, और जब बराबर हो जाते हैं दोस्तों तो नेट फोर्स बॉल पे हो जाता है 0, और उस केस में वो एक स्पीड से गिरती है, और उस स्पीड को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो किसी भी बॉडी का जो मास है mg, आप ऐसे लिख लो, दैट्स ओके, ये इसे क्या लिखोगे, 6 पाई आर ईटा, और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली टर्मिनल वेलोसिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारा रो Vg। अब बस थोड़ी सी मैथ लगानी है, ठीक है ना। तो 6 पाई आर ईटा और टर्मिनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा mg माइनस रो Vg। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा काम कर लो, करना पड़ेगा। 6 पाई आर ईटा इंटू वी टर्मिनल बराबर हो जाएगा हमारा, देखो इधर जो चीज़ें हैं हमारे पास, क्या, mg, ठीक है ना, तो ये mg माइनस रो Vg। अब बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा 6 पाई आर ईटा टर्मिनल वेलोसिटी, किसी बॉडी का मास किसके बराबर होता है, उसके वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर, ठीक है ना। अब ये आर का क्यूब और डेंसिटी इसकी रो हो गई, ये जी माइनस रो, और ये फिर हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, और यहाँ पे जो जी है वो रहेगा ही रहेगा। अब क्या कट सकता है बच्चों, देखो कटने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है कि आर तो आर कट जाएगा, तो 6 पाई ईटा वी टी बराबर हमारा हो जाएगा 4/3 और पाई आर स्क्वायर मेरा कॉमन लग रहा है, एक एक आर मैंने सब जगह से उड़ाया भाई फिलहाल के लिए अभी, और ये सिग्मा माइनस रो मेरे को चमकता हुआ दिख रहा है, और जी भी बाहर दिख रहा है भाई, दोनों में जी है, ठीक है। अब भी एक चीज़ कट सकती वो है पाई, पाई को रपट दिया। तो दोस्तों इसको अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो वी टी टर्मिनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 2/9, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो ये हमारा काम खत्म हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी के बाद देखो, अगर कोई बंदा ना एरोप्लेन से कूद रहा है, ठीक है ना, एरोप्लेन से मतलब हेलीकॉप्टर से अचानक से कूदा और वो पैराशूट उसका खुल गया, तो पहले वो सर 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 गिरता है, फिर उसकी स्पीड क्या होती है ना, धीरे धीरे वो एक कांस्टेंट स्पीड गेन करता है, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, एंड दिस इज योर स्पीड। ये टर्मिनल इस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया साथियों, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारे पास आता है बर्नौली की थ्योरम। बर्नौली की थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई नॉन विस्कस, मतलब कोई असंपीड्य आश्यान द्रव, मतलब नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर किसी भी पाइप में फ्लो कर रहा है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, इसको कैसे किया जाता है मैं बता देता हूँ। मान लो कि कोई ये फ्लूइड हमारा बह रहा है, ठीक है भाई, ये हमारा कोई फ्लूइड है दोस्तों, वो बह रहा है, ठीक है। अब अगर फ्लूइड मेरा कोई ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा ये पाइप चौड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो अब होता क्या है इसमें साथियों, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से ना ये वाले जो हाइट है वो कितनी की है, h1 की, कितने की, h1 की, और ये मेरे भाई हाइट किसकी है, h2 की, ठीक है ना, h2 की, ठीक है ना, किसकी, h2 की। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रेशर P2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर P2 होगा, ठीक है सर। तो दोस्तों देखो इसमें होता क्या है,
यहाँ से यहाँ जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? सर पता नहीं, आप बताएंगे ना, मैं कैसे बताऊंगा भाई? देखो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो आपको देखती चेंज होती हुई दिख रही होगी, साफ साफ शब्दों में आप बताओ, क्या नहीं दिख रही? यस सर, हाइट वाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही, हो सकता है यहाँ कम हो वहाँ ज़्यादा हो, क्योंकि पतला हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो दोस्तों दो एनर्जी में यहाँ पे चेंज आता है, ठीक है ना। देखो, पाइप में फ्लूइड बह रहा है, कैसा फ्लूइड बह रहा है? ये विस्कस है क्या? ये ना, विस्कस नहीं, नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब जैसे प्रेस कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबा के वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। तो साथियों, जब कोई नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में बह रहा है, तो इस पूरे जर्नी में किसी भी पॉइंट पे अगर आप आ जाओगे, इस पूरे जर्नी में मेरे भाई कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो यूनिट वॉल्यूम की कुल एनर्जी वो बदलने वाली नहीं है। मतलब तीनों तरह की एनर्जी जो होगी वो आपस में इंटरचेंज होती रहती है, पर नेट एनर्जी वही रहती है। अब कैसे करते हैं सर? देखो, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, वर्क डन बराबर चेंज इन, वर्क डन बराबर, ठीक ना, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो देखो भाई, लाइफ में ना सब काम करो, बट हर चीज का जो है एक माइंड मैप तैयार जरूर रखो कि कैसे करें। अभी ये वर्क डन मतलब कौन सा चेंज आ रहा है सर बताइए? तो बेटा देखो, वर्क डन तो हम निकलवा देंगे आपका। वर्क डन कैसे निकल जाएगा? देखो, अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो तो वर्क डन बराबर क्या होगा? प्रेशर, ठीक ना, प्रेशर में चेंज, मतलब अगर आप करो तो P1 माइनस P2 करोगे आप, और इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना वॉल्यूम होगा? तो वॉल्यूम जो हमारा होगा वो मास बटे में डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन एनर्जी, तो दो एनर्जी यहाँ पे है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में एक चेंज देखने को हमें मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा चेंज हमें देखने को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी में। दूसरा चेंज किस में देखने को मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि m तो हर जगह से गायब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 और बटे में हो जाएगा दोस्तों रो, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा GH2 माइनस GH1। क्लियर है? तो एक बार मेरा साथ देना सारे बच्चे कि यहाँ P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल्स टू हो गया V2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का GH2 माइनस GH1। सो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रो का तिरछा गुणा कर देते हैं और एक काम करते हैं, उठा लाते हैं किसको? P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे रो V2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस रो V1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब इसको उठा लाते हैं दोस्तों, P1 प्लस रो GH1 प्लस इसको भी उठा लाओ हाफ रो V1 स्क्वायर। आप स्मार्ट हो यार, दोस्त दोस्त को बैलेंस कर लो। इस साइड P2 को उठा लाओ प्लस यहाँ पे रो GH2 डालो, ठीक है ना, प्लस ये हमारा है 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो दोस्तों देखो, ये जितनी हमारी ये कौन कौन सी एनर्जी हो गई यहाँ पे हो गई दोस्तों ये प्रेशर एनर्जी, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। इस साइड भी हो गई हमारी प्रेशर एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिट वॉल्यूम की हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई मिला जुला के। तो दोस्तों यही हमारा बर्नौली का थ्योरम। अब बात आती है टरसौली के थ्योरम की। टरसौली के थ्योरम क्या है दोस्तों? देखो, टरसौली की थ्योरम कहती है कि अगर कोई टैंकर है ना, अगर हमारे पास कोई टैंकर है और इस टैंकर में दोस्तों मान लो कि होल है यहाँ पे, तो इससे पानी निकलेगा भाई, पानी धार अपना जाएगी जहाँ जाना होगा, ऐसे ऐसे करके पानी निकलेगा। अगर ये हमारे पास कोई फ्लूइड भरा है किसी टैंकर में, तो मेरे भाई अब सुनो बात को कैसे सुनोगे? मान लो कि ये हाइट हमारी टोटल की टोटल क्या है? h है टोटल, और जो ये होल है मेरे भाई ये कितने हाइट पे है? ये जो हाइट है ये स्मॉल h है। तो यहाँ से कितनी हाइट बनी भैया? यहाँ से हाइट बनी h माइनस एच की। तो साथियों यहाँ का फ्लूइड ऑलमोस्ट रुका होगा, तो ये 0.1 ले लो और इसे 0.2 ले लो, दोनों जगह बर्नौली लगा दो। तो पहले वाले पे बर्नौली जब लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2। देखो, पहले जगह पे अगर बर्नौली की थ्योरम लगाओगे तो आप लिखोगे रो जी, मतलब वहाँ की हाइट क्या है? रो जी कैपिटल H प्लस स्पीड तो ज़ीरो ही है, स्पीड वहाँ तो कुछ है नहीं, हाफ रो V1 का स्क्वायर, और अब क्या बच रहा है?
यहाँ पे प्रेशर P1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे अगर आते हो तो यहाँ पे हाइट कितनी है, रो जी H माइनस H, यही मेरे को देखने को मिल रहा है भाई, ठीक है। और जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, हमारे पास हाफ रो V2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा P2। देखो प्रेशर व्रेशर में बहुत मामूली सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है भाई, प्रेशर वगैरह का चेंज बहुत मामूली है। तो इन दोनों को हम इक्वली लेके अगर ट्रीट करें तो कैंसिल हो जाते हैं। रही बात यहाँ स्पीड 0 है, तो अब बचा केवल रो जी एच, ठीक है ना। ये स्पीड यहाँ पे 0 होती है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे क्या बचा, अंदर गुणा कर देना, रो जी एच माइनस रो जी एच, और बचा 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो दोस्तों देखो ये कट जाएगा और रो जी एच नीचे आ जाएगा, तो रो जी एच बराबर हो जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा √2GH, ठीक है ना। ये टर्सोली के थ्योरम का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो कि स्पीड कितनी है फ्लूइड की, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लूइड निकल रहा है, तो एरिया का मल्टीप्लाई कर दो पर सेकेंड, तो फ्लक्स भी निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यहाँ तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो समझ में आए होंगे। हाँ, मैं आपको कुछ डेरिवेशंस और बता देता हूँ, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई हमारी, ठीक है दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई। उसके अलावा जो हमारा राइज इन कैपिलरी ट्यूब होता है 2t cos थीटा बटे में 2t cos थीटा बटे में r रो जी, ये वाला कैपिलरिटी राइज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। v इज इक्वल्स टू गामा p/d वाला जो रिलेशन होता है हमारा, ठीक है ना, लाप्लास करेक्शन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेव का जो इक्वेशन होता है a साइन, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा होता है दोस्तों ओमेगा, ठीक है ना, t माइनस x/v, मतलब वेव का इक्वेशन बेसिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास आर्गन पाइप वाला मुद्दा है, आर्गन पाइप वाला है, ठीक है दोस्तों। वेव का सुपरपोजिशन है। और अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो जाता है, तो जो टाइम पीरियड होता है 2π √L/g, ये स्पेशली किसके लिए, जो है सिंपल पेंडुलम के लिए, और t बराबर 2π √m/k, ठीक है ना, ये किसके लिए, स्प्रिंग के लिए, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो उसका टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये सब डेरिवेशन आपके लिए और हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो साथियों आप कमेंट में लिखना, हालांकि आपको जो डेरिवेशन है थोड़ा सा जरूर कठिनाई वाला लगा होगा, पर अगर आप इन सब के साथ करते हो तो आपको एक फ्लो बनेगा और आप अच्छा करोगे एग्जाम में। मिलते हैं साथियों फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी ही मैं आपके साथ जुड़ूंगा एक ऐसे धमाकेदार सेशन में जिसमें मैं खूब सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, MCQ, सब्जेक्टिव और डेरिवेशन, तो ऐसे ऐसे कराऊंगा कि वही एग्जाम में आपके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा।